एक सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का ये आउटपुट का वेव फॉर्म होता है ना। और मान लो कि लोड में ये आउटपुट है सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का, ठीक है, और ये आउटपुट में आर और एल लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट में करंट का ग्राफ बनाना है। स्टेडी स्टेट में करंट कैसा होगा, मान लो कि ये जो इंटरवल है ठीक है, मैंने ऐसे बताया था ना, अगर तुम जीरो करंट से स्टार्ट करो है ना, शुरू में हमेशा ट्रांजिएंट आता है सर्किट में, ठीक है। जीरो करंट से स्टार्ट करोगे तो कल हमने देखा था सर्किट से कि कंडक्शन का सीक्वेंस क्या होता है। अगर सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बनाओ तो इसमें ठीक है, कल हमने ये देखा था कि इनिशियली पहले T1 और T2 को ट्रिगर करते हैं तो पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलता है और करंट राइज करती है, ठीक है। करंट इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, ठीक है। तो करंट A से B राइज करेगी, ठीक है। जिस टाइम पे तुम T1 और T2 को का फोर्स कम्यूटेशन कर दोगे तो करंट इस पाथ से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये है D3, D4, D1, D2, T3 और T4, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में सेटअप हो गया, ठीक है। जब T1 और T2 का फोर्स कम्यूटेशन हो जाएगा तो करंट D3 सोर्स और D4 से कंटिन्यू करेगा, है ना। और आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, ये आउटपुट वोल्टेज का रेफरेंस है, आउटपुट वोल्टेज -Vs मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये करंट डीके होकर के जीरो हो जाएगी क्योंकि सोर्स का अपोजिशन हो रहा है ना। और जिस टाइम पे करंट डीके होकर जीरो हो जाएगी, ठीक है, T3 और T4 फॉरवर्ड मोड में आ जाएगा, ठीक है। और इसको ट्रिगर कब कर दिया जाता है, जिस टाइम पे T1 और T2 को ऑफ किया जाता है उसके ठीक बाद इसको ट्रिगर कर दिया जाता है। तो जैसे ही ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा, ठीक है, वैसे ही इसका ये टर्न ऑन हो जाएगा, ओके। जैसे ये टर्न ऑन होगा फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट राइज करेगी, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज -Vs मिलेगा इसके और इसके ऑन होने से, ठीक है। अब जब आपको वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करनी है तो फिर T3 और T4 का फोर्स कम्यूटेशन करेंगे, लेकिन करंट इस डायरेक्शन में सेटअप हो चुका है ना। करंट अगर इस डायरेक्शन में सेटअप हो चुका है तो ये कंटिन्यू कौन से पाथ से करेगा, D1 सोर्स और D2 से और फिर लोड से, है ना। तो वोल्टेज क्या मिलेगा, Vs, ठीक है। और करंट डीके करेगी, फिर जब करंट डीके होकर के जीरो हो जाएगी तो फिर T1 T2 कंडक्ट करेगा और फिर वोल्टेज Vs मिलेगा, ठीक है। तो इनिशियली वोल्टेज Vs कब मिलता है, जब D1 और D2 कंडक्ट करते हैं, है ना। इस पीरियड में D1 D2 कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में T1 और T2, और यहाँ पे करंट क्या होता है, डीके करता है। D1 D2 कंडक्ट करना कब बंद कर देता है, जब तो इस पॉइंट पे करंट जीरो होगा और यहाँ से यहाँ तक करंट राइज करेगा। एक इंडक्टर में करंट राइज कैसे करता है, इस तरह से, है ना। और इस ड्यूरेशन में करंट डीके कर रहा होगा, ठीक है। ये ग्राफ हम स्टेडी स्टेट में बना रहे हैं, है ना। तभी तो t=0 पे आपको करंट की वैल्यू मिल रही है ना। एक्चुअली हम t=0 पे नहीं बना रहे, t=0 बहुत पीछे ही रहा होगा, ठीक है ना। और हम किसी मतलब
हम बीच में किसी टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव वी एस से स्टार्ट हो रहा है। फिर इस पॉइंट से क्या होगा, नेगेटिव में भी पहले थोड़ी देर के लिए D3 D4 कंडक्ट करेगा, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में करंट राइज करेगी। इस तरह से करंट का वेव फॉर्म आ जाएगा। यह स्टेडी स्टेट में करंट का वेव फॉर्म आ जाएगा। इस करंट का इक्वेशन बता सकते हो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन को फॉलो करेगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरे इक्वेशन को फॉलो करेगा, या फिर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? अगर आपको ये ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, जैसे मैंने t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड ले लिया, ये 5 मिली सेकेंड है ना, और ये भी 5 मिली सेकेंड है। वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 वोल्ट से करंट राइज करता है। ये सर्किट है, ये जो R है यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है और L इक्वल टू 10 मिली हेनरी। आउटपुट वोल्टेज इसके क्रॉस है। आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म ये दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा उसको इस वोल्टेज सोर्स से इंडिकेट कर दिया, और इसका ग्राफ ये है। ठीक है, इस करंट की एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, और जितनी ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव है उतनी ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव भी है ना। ओके, तो यहाँ से तुम सिमेट्री से ये कह सकते हो कि ये हाइट और ये हाइट इक्वल होगी, तो इसको तुम वी एम मान लो। ये हाइट क्या हो जाएगी? माइनस वी एम, है ना। ये हाइट भी माइनस वी एम है। तो इस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और अगर ये 10 वोल्ट है तो करंट 10 वोल्ट से राइज करेगा, है ना। इस 10 वोल्ट के लिए आई स्टेडी स्टेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 एम्पियर, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस ट्रांजिएंट के लिए आई इन्फिनिटी इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, ये V नहीं होगा, आई करंट का ग्राफ है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे भी आई एम, और आई नॉट इक्वल टू क्या होगा? माइनस आई एम। तो आई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इन्फिनिटी माइनस आई नॉट इंटू ई टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टो। 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस आई एम हो जाएगा, माइनस माइनस आई एम ई टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टो। तो आई टी इक्वल टू 5 प्लस नहीं 5 माइनस 5 प्लस आई एम इंटू ई टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टो। 5 मिली सेकेंड बाद करंट कितना हो गया है? आई एम हो गया। तो यहाँ पे 5 मिली सेकेंड ले लो, तो आई की वैल्यू आई एम इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस आई एम इंटू ई टू पावर माइनस 5 मिली डिवाइडेड बाई टॉ कितना है सर्किट के लिए? टॉ भी 5 मिली सेकेंड है ना। तो आई एम इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 5 प्लस आई एम इंटू ई टू पावर माइनस 1। तो आई एम इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू पावर माइनस 1 आ जाएगा।
इस तरह से करंट का कैलकुलेशन किया जा सकता है ना। यहाँ पे इस करंट के कैलकुलेशन का एक और तरीका है। ठीक है, अगर मैं ये वोल्टेज सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 628 रेडियन पर सेकेंड है ना। एल इक्वल टू 10 मिली हेनरी है, तो ये कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा ओमेगा एल। ठीक है, तो ओमेगा 628 है इंटू 10 इंटू 10 टू पावर -3, मतलब ये 6.28 जे 6.28 ओम ऑफर करेगा। ठीक है, ये इम्पीडेंस एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल लिखते हैं, ये किस कंडीशन में है, जब इनपुट वोल्टेज साइनोसॉइडल हो। इनपुट वोल्टेज यहाँ पे साइनोसॉइडल नहीं है ना, तो ये स्क्वायर वेव का एसी है लेकिन साइनोसॉइडल नहीं है, तो इस स्क्वायर वेव के लिए इंडक्टर का जो इम्पीडेंस आएगा उसको हम ओमेगा एल नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ओमेगा एल लिख सकते हैं तो इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका इम्पीडेंस पता हो जाएगा, फिर तो करंट के कैलकुलेशन हो जाते हैं। तो इस तरह से नहीं लिख सकते अभी हम, लेकिन हमें ये पता है कि साइनसॉइडल के लिए हम एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल लिख सकते हैं, और इस स्क्वायर वेव को साइनसॉइडल वेव में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनसॉइडल वेव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसकी हम पहले क्या करते हैं, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख लो। ठीक है, ये मान लो VS है, ये -VS है, तो इसका क्या ये आ जाएगा 4VS बाई पाई साइन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट है, फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल होगा ना, ये तो 628 दिया हुआ है। ठीक है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 628 रेडियन पर सेकेंड प्लस 4VS बाई 3 पाई साइन 3 ओमेगा नॉट टी प्लस 4VS बाई 5 पाई साइन 5 ओमेगा नॉट टी। इसी तरह से चल रहे आ जाएगा। कॉस का इसमें कोई टर्म नहीं होगा, ऑड फंक्शन है इसलिए। तो अब तुम क्या कर सकते हो, इस सोर्स को, ठीक है, इसमें बहुत सारे सोर्स हो गए है ना, ये जो सोर्स है मेन सोर्स, इन सारे सोर्स का समेशन है ना। ठीक है, तो इस सोर्स को तुम बहुत सारे सोर्स में क्या एडिशन के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे सोर्स होंगे। ठीक है ना, जैसे ये फंडामेंटल कंपोनेंट है ना, इसको हम VS1 लिख देते हैं, ये VS1 है, ये थर्ड हार्मोनिक है ना, ये VS3, ये VS5 है। ठीक है, अब ये सारे साइनसॉइडल सोर्स है। ठीक है, और एक से ज़्यादा सोर्स है, तो यहाँ पे करंट पता लगाने के लिए आप सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल के लिए पता लगा। ठीक है, तो फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 628 रेडियन, तो इसके लिए कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा ये। ठीक है, ओमेगा 1L क्या हो जाएगा 6.28 ओम है ना, और R इक्वल टू 2 ओम है। ठीक है, ये फंडामेंटल के लिए आ जाएगा। तो फंडामेंटल करंट जो होगा I1 इक्वल टू, ये फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सोर्स वोल्टेज VS1। अगर RMS करंट पता लगाना है तो यहाँ पे इसकी RMS वैल्यू ले लेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे। अगर मैक्सिमम करंट पता लगाना है तो मैक्सिमम वैल्यू पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मान लेते हैं अभी हम मैक्सिमम वैल्यू पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो VS1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 6.28 का स्क्वायर। और ये करंट अपने इस वोल्टेज को, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज को लैग करेगा या लीड करेगा। ठीक है, वो लैग एंगल जो आ जाएगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स, फाई को मैं माइनस से लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाई 2
ये कहेंगे ये फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट है, ठीक है। फिर आप I3 कैलकुलेट करेंगे, तो I3 कैलकुलेट करने में मिस्टेक क्या होता है कि हम सेम इम्पीडेंस ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब I3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, I3 का 3 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए इंडक्टेंस जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा इम्पीडेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे I3 के लिए हम R इक्वल टू 2 ओम लेंगे, है ना, और ओमेगा 3L इक्वल टू 3 इंटू ओमेगा 1L हो जाएगा, ये आ जाएगा, जो भी आ जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो I3 की वैल्यू आ जाएगी VS3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6.28 का होल स्क्वायर। तुम VS1 और VS3 के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो, है ना। VS3 जो है वो VS1 से 3 टाइम्स कम है, और I1 और I3 के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट और थर्ड हार्मोनिक करंट को कंपेयर करो। देखो I1 में के ऊपर में क्या VS1 है और इसके ऊपर में VS3 है, तो यहाँ से I3 क्या हो गया, 3 टाइम्स कम हो गया, VS3 कम है 3 टाइम्स, ठीक है। और अगर इम्पीडेंस की बात करो तो I3 के लिए इम्पीडेंस भी अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर तुम रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, है ना। मतलब रेजिस्टेंस वाला पार्ट 3 टाइम्स इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन इंडक्टेंस वाला पार्ट जो रिएक्टेंस है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो तुम कह सकते हो कि I3 जो है अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स कम होगा, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक का जो करंट होगा वो 9 टाइम्स कम होगा, फिफ्थ हार्मोनिक का करंट 25 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे इस करंट की मेनली क्या होगा, फंडामेंटल कंपोनेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। फंडामेंटल करंट आ जाएगा। अब सारे करंट जिस तरह से ये सारे साइनसॉइडल वोल्टेज को ऐड करके एक स्क्वायर वेव आता है, ठीक है। अब सारे करंट साइनसॉइडल करंट होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट करंट अगर तुम बनाओगे, ये जो भी कैलकुलेशन करके जो भी आ जाए, VS1 को तुम 4VS बाई पाई मतलब 40 डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 प्लस 6.28 का होल स्क्वायर, ये जो भी मैग्नीट्यूड आ जाए, और ये लैग एंगल भी आ जाएगा, तो करंट यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। करंट थोड़ा लैग होने के बाद स्टार्ट होगा। फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट कुछ इस तरह का होगा। थर्ड हार्मोनिक का करंट जो होगा, थर्ड हार्मोनिक का करंट, इसका मैग्नीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स कम होगा, और उसका लैग एंगल भी इस लैग एंगल के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए tan थीटा 3 टाइम्स ज़्यादा है ना, तो उसका लैग एंगल 3 टाइम्स ज़्यादा नहीं होगा। tan थीटा अगर 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो थीटा 3 टाइम्स नहीं बढ़ता है ना, थीटा कुछ और होगा। और थर्ड हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड, मैं उसका थीटा ये मान ले रहा हूँ, थीटा यहाँ कहीं मान ले रहा हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स होगी इस फ्रीक्वेंसी के, मतलब इतने रेडिएशन में इसका 3 हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे कंटिन्यू कर देंगे। फिर फिफ्थ हार्मोनिक बनाओगे, इसी तरह सारे करंट को अगर तुम ऐड कर दोगे तो करंट का तुम्हारे को ये शेप मिल जाएगा। लेकिन इन सारे करंट में डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग करंट कौन सा होगा, फंडामेंटल होगा, क्योंकि बाकी बहुत कम है। जैसे तुम देखो फंडामेंटल थोड़े, ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, जीरो इस पॉइंट से थोड़ी देर बाद जीरो हो रहा है, और जो कंप्लीट करंट है, जो टोटल करंट है, वो भी थोड़ी देर बाद जीरो हो रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पे एक RLC लोड लिया हो, ठीक है, तो फंडामेंटल कंपोनेंट जो करंट का होगा वो वोल्टेज को लीड करेगा या लैग करेगा, अपने फंडामेंटल वोल्टेज को।
वो डिपेंड करेगा एल और सी की वैल्यू पे, है ना, ठीक है। तो अभी हम मान के ये चलते हैं कि एल की वैल्यू ज़्यादा है, इंडक्टर जो है वो डोमिनेंट है ना। तो इंडक्टर अगर डोमिनेंट है तो करंट क्या करेगा, फंडामेंटल कंपोनेंट लैग करेगा, है ना, सोर्स वोल्टेज को। देखो अगर ये सोर्स वोल्टेज स्क्वायर वेव है, मैं सबसे पहले स्क्वायर वेव बना रहा हूँ, इसके तुम अगर साइनसॉइडल कंपोनेंट्स बनाओ तो फंडामेंटल कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके बराबर ही होगी ना। यहाँ पे इसका एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो फंडामेंटल कंपोनेंट का भी हाफ साइकिल कंप्लीट होगा, इस तरह से आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है ना। इसका तुम फंडामेंटल कंपोनेंट का इक्वेशन क्या लिखते हो, 4vs/π sin ω0t, तो ये भी t = 0 पे 0 हो जाता है, इसके बीच में कोई लीड लैग नहीं होता है। ये फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सोर्स वोल्टेज है। फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सोर्स करंट क्या हो जाएगा, ये लीड एंगल या लैग एंगल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये करंट मान लो कि लैग कर रहा है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। फिर थर्ड हार्मोनिक करंट के लिए क्या करोगे, थर्ड हार्मोनिक का वोल्टेज बनाओ, ठीक है, उसके लिए लैग एंगल कैलकुलेट करो, ठीक है। वहाँ पे इंडक्टेंस वाला पार्ट 3 टाइम्स हो जाएगा, इंडक्टेंस वाला जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 3 टाइम्स कम हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। लेकिन वो उस करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटल कंपोनेंट से ही हम ओवरऑल करंट को, वो ओवरऑल करंट लीड करेगा या लैग करेगा वो हम फंडामेंटल कंपोनेंट से देखेंगे। तो इस केस में जो ओवरऑल करंट होगा, वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव कब हो जा रहा है, 0 इंस्टेंट पे, और करंट नेगेटिव से पॉजिटिव कब हो रहा है, थोड़ी देर बाद हो रहा है ना, तो करंट लैग कर रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर फंडामेंटल कंपोनेंट फंडामेंटल वोल्टेज को लैग कर रहा है तो ओवरऑल करंट भी जो होगा वो ओवरऑल वोल्टेज को लैग करेगा, अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो आरएलसी के केस में अगर एल डोमिनेंट है तो ओवरऑल करंट क्या होगा, ओवरऑल वोल्टेज को लैग करेगा। तो उसके लिए भी कुछ ऐसा ही शेप आ जाएगा, है ना। वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव 0 इंस्टेंट पे हो रहा है और करंट नेगेटिव से पॉजिटिव थोड़ी देर बाद हो रहा है। तो जब तक वोल्टेज और करंट का साइन अपोजिट है, जैसे तुम देखो यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव है और यहाँ करंट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में कौन कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर पेयर कंडक्ट करेंगे या डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा, वोल्टेज और करंट अगर अपोजिट साइन के हो तो, ठीक है। तो और वोल्टेज यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अब डायोड में भी D3 D4 कंडक्ट कर सकता है या D1 D2 कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। वोल्टेज पॉजिटिव मिल रहा है तो D1 D2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में देखो करंट और वोल्टेज सेम साइन के हैं, सेम साइन से ये मतलब है मेरा, जैसे ये आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है और यहाँ पे लोड है ना, प्लस माइनस करंट। अगर वोल्टेज भी पॉजिटिव हो तो इस पोलैरिटी के साथ होगा, करंट पॉजिटिव है तो इस पोलैरिटी के साथ होगा, तो इस करंट को क्या मिलेगा, वोल्टेज का सपोर्ट होगा ना। वोल्टेज का सपोर्ट है तो थायरिस्टर कंडक्ट करता है। अगर करंट नेगेटिव है, करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब करंट को वोल्टेज का अपोजिशन फील होगा, मतलब डायोड कंडक्ट करेंगे। ये हमने कल भी देखा था ना, कल मैंने लेकिन स्पेसिफिकली ये बताना भूल गया था कि अगर वोल्टेज और करंट अपोजिट साइन के हो तो डायोड कंडक्ट करेंगे और वोल्टेज और करंट सेम साइन के हो तो थायरिस्टर पेयर कंडक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे सी का पार्ट डोमिनेंट हो, ठीक है, सी का पार्ट अगर डोमिनेट करेगा तो फंडामेंटल करंट अपने फंडामेंटल वोल्टेज को लीड करेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल करंट जो होगा वो ओवरऑल वोल्टेज को लीड करेगा,
यहाँ पे अगर हम ओवरऑल करंट का ग्राफ बना रहे हैं, वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव 0 इंस्टेंट पे हो रहा है, तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव 0 से पहले ही हो जाएगा। और ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में करंट जो होता है वो साइनसॉइडल ये इस तरह का नहीं बनता। ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए करंट कैसा शेप आता है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम करंट का कुछ और शेप ले लेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, करंट का आपके पास ओवरऑल फार्मूला तो रहेगा ही ना, हार्मोनिक से तुम फार्मूला बना ही लोगे। ठीक है, तो शेप इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। करंट की जो जीरो क्रॉसिंग होगी वो t इक्वल टू 0 से पहले ही हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे वोल्टेज की क्रॉसिंग हो रही है, वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ना, इसको हम कुछ ऐसा शेप दे देते हैं, ऑल्दो साइनसॉइडल नहीं होगा। फिर यहाँ पे एवरेज करंट आपको 0 मेंटेन करना है, तो जितना पॉजिटिव पीक उतना ही नेगेटिव पीक, इस तरह से हो जाएगा करंट का शेप। यहाँ पे कौन कंडक्ट करेगा इस ड्यूरेशन में? डायोड कंडक्ट करेगा। यहाँ पे वोल्टेज क्या है? नेगेटिव है, तो इस ड्यूरेशन में D3 D4 कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे करंट भी पॉजिटिव है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। इस ड्यूरेशन में वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है, तो T1 T2 कंडक्ट करेगा। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है, मतलब सबसे पहले वोल्टेज और करंट अपोजिट साइन के हैं, तो डायोड कंडक्ट करेगा, और अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो D1 D2 कंडक्ट करेगा। यहाँ पे D1 D2, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ जहाँ वोल्टेज की जीरो क्रॉसिंग और करंट की जीरो क्रॉसिंग हो रही है, वहाँ पे हम बाउंड्री बना देंगे। यहाँ पे वोल्टेज इस ड्यूरेशन में वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे T3 T4, फिर यहाँ पे अभी हमारा एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे D3 और D4 कंडक्ट करेगा। इसके साथ साथ मैं ये ग्राफ भी बना रहा हूँ। अगर L डोमिनेट करेगा तो कैसा ग्राफ आएगा? करंट लैग करे, तो मान लो कि करंट की जीरो क्रॉसिंग थोड़ी देर बाद हो रही है ना। यहाँ पे फिर से वोल्टेज की जीरो क्रॉसिंग है, तो करंट की जीरो क्रॉसिंग थोड़ी देर बाद। यहाँ पे फिर से वोल्टेज की जीरो क्रॉसिंग है, तो करंट की जीरो क्रॉसिंग ऐसे। यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी करंट नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब तुम इसको जल्दी जल्दी लिख सकते हो। यहाँ पे D1 D2, है ना, D1 D2, ठीक है, और इस ड्यूरेशन में T1 T2, ठीक है, फिर इस ड्यूरेशन में D3 D4, इस ड्यूरेशन में T3 T4, और फिर इस ड्यूरेशन में D1 D2। ठीक है, तुम
ये केस मैंने बताया था ना, इसी केस से एक्सप्लेन किया था मैंने, है ना। इस केस में मैंने क्या बताया था, थायरिस्टर का फोर्स्ड कम्यूटेशन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुम देखो T1 T2 किस टाइम पे फोर्स कम्यूटेशन किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट कर रहा है ना, यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कंडक्शन खत्म हो गया, तो यहाँ पे इसका फोर्स कम्यूटेशन हुआ है, ठीक है। जिस टाइम पे इसका कम्यूटेशन हुआ है उस टाइम पे इससे करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है। इससे करंट की वैल्यू कितनी थी, इतनी करंट फ्लो हो रही थी ना, ठीक है। तो ये अपने आप तो ऑफ नहीं होगा, ठीक है। थायरिस्टर अपने आप का कब ऑफ होगा, जब थायरिस्टर से करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होने की कोशिश करे, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो थायरिस्टर का यहाँ पे क्या करना, इसको फोर्सली ऑफ करना पड़ेगा, फोर्स्ड कम्यूटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तुम इस केस में देखो, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है ना, ठीक है। इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर से करंट नेगेटिव होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थायरिस्टर क्या होगा, अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे थायरिस्टर का क्या हो रहा है, इस केस में सेल्फ कम्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर RLC लोड है ना, और C डोमिनेंट है, या फिर RC लोड है ना, L बिल्कुल भी नहीं है तभी C डोमिनेंट है, इस केस में थायरिस्टर का स्विच का सेल्फ कम्यूटेशन हो जाएगा। ये सारे ग्राफ करंट के हम स्टेडी स्टेट में बना रहे हैं, ट्रांजिएंट में नहीं है। यहाँ पे C डोमिनेट कर रहा है ना, जिस टाइम पे ये ऑफ हो रहा है, ऑफ होने से ठीक पहले इससे करंट कितना है, इस पॉइंट पे ऑफ हो रहा है ना, ऑफ होने से ठीक पहले करंट इससे क्या होगा, जीरो करंट है, इसको हम जीरो करंट स्विचिंग कहेंगे, ठीक है। स्विच से इस टाइम पे ये ऑफ हो रहा है तो इसको हम जीरो करंट स्विचिंग या फिर जीरो करंट टर्न ऑफ कह सकते हैं इसको हम। देखो टर्न ऑफ होने के बाद तो करंट जीरो हो गई, है ना, तो टर्न ऑफ होने के बाद करंट नहीं देखना, वो तो जीरो हो गई। टर्न ऑफ होने से पहले, ठीक है, करंट जीरो है या नहीं। अगर टर्न ऑफ होने से पहले अगर करंट जीरो है तो उसको हम जीरो करंट टर्न ऑफ कह सकते हैं या जीरो करंट स्विचिंग कहेंगे, या फिर ओवरऑल जीरो करंट स्विचिंग को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि स्विचिंग होने से पहले भी करंट जीरो हो, स्विचिंग होने के बाद भी, ठीक बाद भी करंट जीरो हो। जैसे जीरो करंट टर्न ऑन क्या कह सकते हो, टर्न ऑन होने के बाद तो करंट फ्लो हो गई, ठीक है, नहीं, टर्न ऑन होने से पहले तो करंट जीरो नहीं होगी, ठीक है। टर्न ऑन होने के बाद भी करंट क्या हो, जीरो हो। टर्न ऑन होने के ठीक बाद भी करंट क्या हो, जीरो हो। इसी तरह से जीरो वोल्टेज स्विचिंग कर सकते हो। अगर एक स्विच टर्न ऑन हो रहा है, ठीक है, तो टर्न ऑन होने के बाद तो वोल्टेज जीरो हो गई, ठीक है। टर्न ऑन होने से ठीक पहले भी क्या हो, वोल्टेज जीरो, इसको हम जीरो वोल्टेज टर्न ऑन कह सकते हैं। इसी तरह से अगर टर्न ऑफ हो रहा है तो टर्न ऑफ होने से पहले टर्न ऑन रहा होगा, उस टाइम पे वोल्टेज जीरो रहा होगा। टर्न ऑफ होने के ठीक बाद भी क्या हो, वोल्टेज जीरो, तो उसको हम जीरो वोल्टेज स्विचिंग कहेंगे। मतलब जो भी जीरो वोल्टेज है या फिर जीरो करंट है ना, वो स्विचिंग से ठीक पहले और ठीक बाद भी वो क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए। जैसे इस केस में यहाँ पे स्विचिंग हो रही है T1 T2 की, ठीक है। स्विचिंग होने से ठीक पहले करंट क्या है, जीरो है, ठीक है। करंट ग्रेजुअली डीके हो रहा है ना, तो ठीक पहले करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे t इक्वल टू जीरो पे अगर स्विचिंग हो रही है तो t इक्वल टू जीरो माइनस पे कितना करंट का हो गया, जीरो का हो गया, और स्विचिंग के बाद तो ये ऑफ हो ही जा रहा है, ठीक है। तो ये केस है जीरो करंट टर्न ऑफ। जिस टाइम पे थायरिस्टर ऑन हो रहा है ना, यहां पे ऑन हो रहा है ना, थायरिस्टर के ऑन होते ही इससे पहले T1 T2 ऑफ रहा होगा ना, इससे पहले ये जो करंट है, इतना करंट इसको D3 D4 कैरी कर रहा था, ठीक है। इस पॉइंट पे ऑन होते ही इसको सडनली इतना करंट फील होगा, है ना, तो ये जीरो करंट टर्न ऑन नहीं है, इसको हम जीरो करंट
टर्न ऑन ये नहीं है, जीरो करंट टर्न ऑफ है। उसी तरह से वोल्टेज के टर्म में बात कर सकते हो, जब ये कंडक्ट कर रहा था T1 T2 तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज जीरो रहा होगा ही, जिस टाइम पे ऑफ हुआ उसके ठीक बाद इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा T1 T2 के क्रॉस, वो तुम्हें सर्किट डायग्राम में जाके देखना पड़ेगा ना। नेगेटिव होगा वोल्टेज। थायरिस्टर इसलिए ऑफ हो रहा है कि थायरिस्टर से करंट नेगेटिव डायरेक्शन में, करंट नेगेटिव होना चाह रहा है इसलिए ऑफ हो रहा है। इसके क्रॉस वोल्टेज तो चेक करना पड़ेगा सर्किट में जाके, है ना। जब ये ऑफ हो रहा है उस टाइम पे D1 D2 कंडक्ट करना शुरू कर रहा है स्टेडी स्टेट में। जब D1 D2 कंडक्ट कर रहा है तो D1 D2 के कंडक्ट करते ही इसके ठीक बाद D1 D2 कंडक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब भी D1 D2 कंडक्ट करता है थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जीरो नहीं होता है, इनकी इसके फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ये रिवर्स वाइज रहता है ना। तो जैसे ही करंट जिस टाइम पे ये ऑफ हुआ उस टाइम पे D1 D2 करंट कैरी कर रहा है, D1 D2 करंट करते ही इंस्टेंटली इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा D1 D2 का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, जिसको हम जीरो वोल्टेज टर्न ऑफ नहीं कह सकते, ठीक है। जो भी होगा लेकिन वो सडनली आएगा, सडनली नहीं आना चाहिए, ग्रेजुअली आना चाहिए। या फिर हो सकता है ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं है जीरो वोल्टेज स्विचिंग के लिए, ठीक है। इसका हम प्रॉपर एग्जांपल लेंगे, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे तुम यहाँ पे जीरो करंट या जीरो वोल्टेज बता सकते हो। यहाँ पे जब D1 D2 कंडक्ट करना बंद कर देता है तो T1 T2 कितने से ऑन होता है, क्या वोल्टेज या करंट? नहीं, जब D1 D2 कंडक्ट करना बंद कर देता है तो T1 T2 यहाँ पे थायरिस्टर ऑन हो रहा है और थायरिस्टर से करंट क्या हो रहा है, ग्रेजुअली राइज कर रहा है, इसको हम जीरो करंट टर्न ऑन कह सकते हैं। टर्न ऑन। और जिस टाइम पे थायरिस्टर ऑफ हो रहा है उस टाइम पे थायरिस्टर से इतनी करंट फ्लो हो रही थी ना, ठीक है, तो ये जीरो करंट टर्न ऑफ नहीं है। यहाँ पे ये ऑफ हो रहा है, जीरो करंट टर्न ऑफ ये नहीं है। इसका हम सर्किट बना लेते हैं तो हमारे को और पता चलेगा। जैसे अभी हमारे को ये नहीं पता ना कि T1 T2 तो इस पॉइंट पे ऑफ हो गया, लेकिन जब D3 D4 कंडक्ट कर रहा है तो T1 T2 के क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेगा T1 T2। इसका तुम अगर सर्किट डायग्राम बना लो, मैं थायरिस्टर की जगह पे स्विच बना दे रहा हूँ, ठीक है। लोड और यहाँ पे एंटी पैरेलल डायोड, ठीक है। ये D1 D2 D3 D4, ये T1 T2 T3 T4। जब D3 और D4 कंडक्ट करेगा तो T1 और T2 के क्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा, T1 के क्रॉस वोल्टेज पता लगाना है तो T1 का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमेशा इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। और जब D4 कंडक्ट करेगा, ठीक है, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से ये कंडक्ट कर रहा है ना, तो ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ से नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है।
तो जैसे ही D3 D4 कंडक्ट करेगा T1 T2 के क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी जीरो वोल्टेज टर्न ऑफ का केस नहीं आएगा। यहाँ पे ऑफ हो रहा है लेकिन ऑफ होने के बाद ठीक बाद वोल्टेज कितना आ रहा है इसके क्रॉस, जीरो नहीं आ रहा ना। जैसे ही ये ऑफ हो रहा है वैसे ही D3 D4 कंडक्ट करना शुरू कर रहा है और D3 D4 कंडक्ट करेगा तो T1 के क्रॉस वोल्टेज Vs आ जाएगा और T2 के क्रॉस भी वोल्टेज Vs ही आ जाएगा। D3 कंडक्ट कर रहा है तो इस पाथ से ये वाला पॉइंट पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा और ये हमेशा नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जीरो वोल्टेज टर्न ऑफ नहीं होगा। जीरो वोल्टेज टर्न ऑन हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि टर्न ऑन करने के लिए इसके क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव होना ही चाहिए। और एग्जांपल होगा तो इसमें और केसेस देख लेंगे, लेकिन ये मतलब इम्पॉर्टेंट होता है जब सर्किट डिज़ाइन किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि स्विच जिस टाइम ऑन हो रहा है उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है और जिस टाइम ऑफ हो रहा है उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एफर्ट ये किया जाता है कि जब ये ऑफ हो उस टाइम पे इससे करंट क्या हो, जीरो हो या कम से कम हो, ज़्यादा करंट ना हो, मतलब जीरो करंट स्विच ऑफ होना चाहिए। अभी आउटपुट वोल्टेज ऐसा आ रहा था ना, चाहे कोई सा भी लोड हो, RL लोड हो, RLC लोड हो, ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज आ रहा था। इसमें फंडामेंटल कंपोनेंट कितना आ रहा था, 4Vs/π और थर्ड हार्मोनिक 4Vs/3π आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक का करंट क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स कम हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक का करंट क्या होगा, 25 टाइम्स। तो फिफ्थ हार्मोनिक तो हटा ही दो, डोमिनेंट कौन होगा, थर्ड हार्मोनिक होगा। ठीक है, हार्मोनिक का क्या मतलब, अगर हार्मोनिक ज़्यादा होंगे तो जो वोल्टेज का शेप है वो साइनसॉइडल नहीं होगा। अगर हार्मोनिक जीरो रहे तो सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, और फंडामेंटल कंपोनेंट क्या है, साइनसॉइडल होते हैं। ठीक है, अगर हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड कम कर दो तुम तो जो ओवरऑल शेप है इसका वो ज़्यादा साइनसॉइडल दिखेगा। जैसे इसका तुम साइनसॉइडल अप्रॉक्सीमेशन बना सकते हो, इसका साइनसॉइडल अप्रॉक्सीमेशन कुछ ऐसा हम बना सकते हैं। ठीक है, और हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ जैसे यहाँ मिसमैच हो रहा है, ये इतनी एरर है, ये इतनी पॉजिटिव एरर, ये इतनी नेगेटिव एरर, इस तरह से कह सकते हो। इसी वेव फॉर्म को अगर मैं ऐसे बनाऊं, इस तरह से, इसका साइनसॉइडल अप्रॉक्सीमेशन क्या आएगा, इस तरह से आएगा साइनसॉइडल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो जैसे इसका तुमने फंडामेंटल कंपोनेंट और थर्ड हार्मोनिक मतलब पूरा फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कर लिया था, इसका भी कर सकते हो। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि ये पाई इंटरवल है ना, हम पूरे पाई इंटरवल में या फिर T/2 इंटरवल में, पूरे T/2 इंटरवल में Vs लेते हैं आउटपुट वोल्टेज और नेक्स्ट T/2 इंटरवल में -Vs आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्टर में स्विचिंग इस तरह से कर रहे हैं हम। ठीक है, कि इस T/2 इंटरवल में हम D ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं, जहाँ पे D ड्यूरेशन क्या है, T/2 से कम है। या फिर तुम इसको एंगल में अगर रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना, हाफ टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया, पाई। हम पूरे पाई ड्यूरेशन के लिए Vs लेते हैं, तो यहाँ पे पाई ड्यूरेशन के लिए Vs नहीं लिया जा रहा है, D ड्यूरेशन के लिए Vs ले रहे हैं। ठीक है, और Vs कहाँ पे ले रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करके नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ले रहे हैं कि जितना गैप जीरो से हो उतना ही गैप पाई से हो। इसको मैं अलग से बना रहा हूँ। पाई, फिर नेगेटिव में भी पाई से लेकर के 2π तक नहीं,
पाई से भी थोड़ा छोड़ दो और 2 पाई से भी थोड़ा छोड़ के, ये पाई है, ये 2 पाई, और ये ड्यूरेशन। अब यहाँ पे जो भी ड्यूरेशन होगा, यहाँ पे मैं एंगल में ले रहा हूँ तो ये d हो जाएगा, ये ड्यूरेशन भी d है। इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हो। जब मैंने फोरियर सीरीज पढ़ाया था तो ये मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। देखो यहाँ से इतना डिस्टेंस आगे जाओ तो पॉजिटिव मिल रहा है, इतना डिस्टेंस पीछे आ जाओ तो नेगेटिव मिल रहा है। ऑड फंक्शन है, इसके लिए a 0 आ जाएगा। और इसके लिए bn जो आ जाएगा ये 4vs, अगर ये vs है, बाई n पाई साइन nd बाई 2। bn इक्वल टू क्या होता है 2 बाई टी, है ना। 2 बाई टाइम पीरियड कितना है इसका 2 पाई, इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई, ठीक है। और जो भी सिग्नल है ना v dt का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ना साइन n ओमेगा नॉट टी, है ना। तो ओमेगा नॉट टी को हमने थीटा मान लिया, यहाँ पे एंगल डोमेन में कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट भी एंगल के लिए लिया है, यहाँ पे भी टाइम पीरियड भी एंगल का ही लिया है, तो n थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 बाई पाई। पहले आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होगा पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2। ये इसको और इसको मिला दोगे तो पाई माइनस डी आ जाएगा, ये पाई माइनस डी बाई 2 है, ठीक है। ये पॉइंट है पाई माइनस डी बाई 2, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा डी ऐड कर दोगे, है ना, पाई प्लस डी बाई 2 हो जाएगा ये। तो इसको आप हम लिखेंगे पाई माइनस डी बाई 2 से लेकर के पाई प्लस डी बाई 2 तक, ये वी एस आएगा, और साइन एन थीटा डी थीटा प्लस 1 बाई पाई इंटीग्रेशन, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप फंडामेंटल कंपोनेंट जब कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब आप फंडामेंटल कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसको तुम साइन एन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मतलब इस ग्राफ को इस ग्राफ से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी एरिया आएगा सबको ऐड कर दोगे ना। जब ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव एरिया मिलेगा, और जब ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी पॉजिटिव एरिया मिलेगा, है ना। और तुम बाई सिमेट्री से देखो दोनों एरिया इक्वल होगा। तो ये दूसरा फंडामेंटल कंपोनेंट के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वाला एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर फंडामेंटल के लिए बात करें तो ये एरिया जो आएगा इसके बराबर ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे फंडामेंटल के लिए। अगर सेकेंड हार्मोनिक के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे जो साइन, यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो साइन की फ्रीक्वेंसी होगी इसकी फ्रीक्वेंसी का डबल होगा। तो ये इसका हाफ टाइम पीरियड पाई है, तो इसमें साइन क्या होगा, एक इसके 2 हाफ कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हाफ यहाँ कंप्लीट होगा, दूसरा हाफ यहाँ कंप्लीट होगा, फिर एक हाफ यहाँ कंप्लीट होगा और दूसरा हाफ यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतनी देर के लिए पॉजिटिव एरिया और फिर इतनी देर के लिए नेगेटिव एरिया कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि बी एन इक्वल टू 0 फॉर एन इक्वल टू इवन,
ठीक है, सिर्फ ऑड वैल्यू ऑफ वी एन के लिए मिलेगा। और ऑड वैल्यू में जैसे फंडामेंटल में देखा था कि यहाँ पे जो एरिया आ रहा है उतना ही एरिया यहाँ पे आ जा रहा है, थर्ड हार्मोनिक में भी फर्स्ट हाफ में जितना एरिया कंट्रीब्यूट होगा उतना ही सेकंड हाफ में कंट्रीब्यूट होगा। तो इसको हम सारे ऑड एन के लिए कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेकंड वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आ जाएगा 2/n पाई, इंटीग्रेट करने में 2vs/n पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस लोअर लिमिट माइनस कॉस अपर लिमिट, कॉस n थीटा की जगह पे पाई माइनस d/2 माइनस कॉस n पाई प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी कर दो, 2 साइन a प्लस b/2, तो a प्लस b n पाई/2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू साइन d माइनस c/2, तो d माइनस c/2 साइन nd/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम n क्या ले रहे हैं, ऑड ले रहे हैं ना, इवन के लिए हमने इवन के लिए ये 0 ही आ जाता है। एंड दिस इज फॉर n इक्वल टू ऑड, n इक्वल टू 1357 है, 1357। अब इस n के लिए ये भी टर्म आ रहा है ना साइन n पाई/2 ना, n अगर ऑड है तो साइन n पाई/2 की वैल्यू क्या आएगी, ये पाई/2 आएगा, फिर 3 पाई/2, फिर 5 पाई/2, तो ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पाई/2 पे 1 और 3 पाई/2 पे -1, फिर 5 पाई/2 पे ना +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 2 को तुम यहाँ से 4 कर दो, 4vs/n पाई, ये कब, ये 1 - 1 से ऑसिलेट होगा, और ये साइन nd/2, ये इस d विड्थ पे डिपेंड करेगा, और d क्या है, पाई/2 से सिमेट्रिकल है ना। b1 इक्वल टू आ जाएगा 4vs/पाई साइन nd/2, b3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4vs/3 पाई साइन, यहाँ पे n की जगह 1 आ जाएगा ना, ये साइन d/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3d/2, ठीक है। फिर इसी तरह से b5 आ जाएगा 4vs/5 पाई साइन 5d/2, b7 इक्वल टू -4vs/7 पाई साइन 7d/2, इस तरह से लिख सकते। इन्वर्टर के थायरिस्टर के स्विच ऑन और स्विच ऑफ इंटरवल को एडजस्ट करके इस तरह का वोल्टेज वेवफॉर्म मिल सकता है, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर आपको थर्ड हार्मोनिक को 0 करना है, ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ना, d इक्वल टू अगर आप 120 डिग्री पुट कर दे, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मेन थर्ड हार्मोनिक को 0 करना होता है, थर्ड हार्मोनिक 0 हो जाएगा, और फंडामेंटल कंपोनेंट उस केस में क्या आएगा, b1 इक्वल टू 4vs/ साइन, ये d कितना है, 120 डिग्री, ठीक है, ये टोटल ड्यूरेशन, d क्या होता है, टोटल ड्यूरेशन होता है ना, 120 डिग्री। बुक में शायद इसको 2d डिनोट किया गया है, मतलब जो भी हो ये हम ऐसे लिखेंगे 4vs/पाई साइन टोटल ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब टोटल ड्यूरेशन को जिससे भी डिनोट किया गया हो, d की जगह पे 120/2, तो ये 4vs/पाई इंटू √3/2। अगर आप ऐसा नहीं करते, d इतना नहीं लेते, d इक्वल टू पाई ले लेते आप,
है ना। डी इक्वल टू तुम इसमें पाई पुट कर दो तो ये 3π/2 ये -1 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 4vs/3π आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे पिछले केस में आ रहा था। थर्ड हार्मोनिक रहेगा और फंडामेंटल कंपोनेंट 4vs/π होगा। इस केस में क्या हो रहा है, फंडामेंटल कंपोनेंट √3/2 टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है ना, लेकिन थर्ड हार्मोनिक 0 हो गया, तो करंट का शेप साइनसॉइडल की तरह दिखेगा, मतलब पहले से ज़्यादा साइनसॉइडल दिखेगा। तो अब इसमें से कोई भी कर सकते हो, अगर फिफ्थ हार्मोनिक को 0 करना है ना, तो डी इक्वल टू डी 72 डिग्री रख सकते हो, 72 इंटू 5 360/2 180 आ जाएगा, ठीक है। 72 अगर रखोगे तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी ना, साइन 36 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे 72 डिग्री तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए सिग्नल मिलेगा। तुम इसको अगर तुम 144 रखो तो कितना आएगा, ये 5d की d इक्वल टू 144 तो 5d इक्वल टू 720, 720/2 360, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर d इक्वल टू 144 रखोगे तो ये 144 डिवाइडेड बाई 2 72 डिग्री, है ना। तो इस केस में फंडामेंटल कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हार्मोनिक 0 हो और फंडामेंटल कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। d इक्वल टू आप 72 डिग्री रखें या फिर 144 डिग्री रखें, दोनों केस में b5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ वो देख लेना पड़ेगा, अब जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से होगा। इसी को हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो पल्स आपको मिल रहा है ना, इसके विड्थ को आपने मॉडिफाई कर दिया हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कई तरीके के होते हैं, जैसे इसको हम PWM कहेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। जैसे यहाँ पे हम एक हाफ साइकिल में एक पल्स ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहेंगे, SPWM, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एक हाफ साइकिल में हम एक से ज़्यादा पल्स लें, ठीक है, 0 से लेकर के पाई तक है, हम यहाँ से 2 पल्स लें, जो भी पल्स लेंगे वो π/2 के सिमेट्रिकल हो, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा पल्स लेंगे तो इसको हम मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, MPWM। ऐसा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी ले सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे पल्सेस ले हम एक हाफ साइकिल में, और पल्स की विड्थ भी जो हो ना वो यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है, पल्स की विड्थ भी वेरिएबल हो, ठीक है। और एक स्पेशल केस है जब पल्स की विड्थ को आप इस तरह से इंक्रीज कीजिए जैसे साइनसॉइडल फंक्शन इंक्रीज करता है ना, ठीक है, तो उसको हम साइनसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहेंगे, SPWM। मैं गेट का क्वेश्चन देख लूँगा, है ना, शायद SPWM के एक आध क्वेश्चन आए हुए, तो जैसे क्वेश्चन होंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा दूंगा। इससे हम ये ए लेग है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे सिंगल एक डीसी सोर्स से 3 फेज AC बनाना है, ठीक है, A फेज, B फेज और C फेज है, ठीक है। इसको हमने A फेज से कनेक्ट कर दिया है। जब ये स्विच कनेक्ट होगा तो A फेज DC के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, और अगर ये स्विच क्लोज होगा तो A फेज DC के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। उसी तरह से B फेज और C फेज के लिए कर सकते हैं। इसको मैं T का ही नाम दे देता हूँ।
ये जो हमने ये स्विचिंग सीक्वेंस बनाया मैंने, जैसे थ्री फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर में भी स्विचिंग सीक्वेंस होता है हमारा, ठीक है। इसको हम 180 डिग्री कंडक्शन मोड कहते हैं, 180 डिग्री कंडक्शन मोड। T1 को हम 180 डिग्री के लिए कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। ये सारे स्विचेस है, इसको ऑन करना ऑफ करना, ठीक है। T1 को 180 डिग्री के लिए कंडक्ट कराना है ना। फिर ये पहला वाला ये ए फेज का स्विचिंग सीक्वेंस है, ये दूसरा वाला ये सेकंड लेग है ना, इसका स्विचिंग सीक्वेंस है। देखो यहाँ पर T6 T3 T6 इस तरह से होगा, ये T1 T4 फिर T1 T4 होगा इस तरह से, ठीक है। और ये सी फेज का है। किसी भी 60 डिग्री के इंटरवल में देखो, ये पहला 60 डिग्री का इंटरवल है, यहाँ से मान लो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी 60 डिग्री के इंटरवल में स्विचिंग सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा है, और हर 60 डिग्री के इंटरवल पे स्विचिंग सीक्वेंस चेंज होगा, कम से कम एक थायरिस्टर जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। जैसे पहले 60 डिग्री के इंटरवल में T1 T6 और T5 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरे में T1 T6 और यहाँ पे T2 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे T1, ये सॉलिड लाइन का मतलब क्या हो गया, स्विचिंग सीक्वेंस चेंज होगा। डॉटेड लाइन का मतलब स्विचिंग सीक्वेंस चेंज नहीं, ये बस बाउंड्री बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे T1 T3 और T2 कंडक्ट कर रहा है। यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज बनाना शुरू करते हैं। ये मान लो VAB बना रहे हैं, तो इस इंटरवल में यहाँ पे T1 कनेक्टेड है, T6 कनेक्टेड है और T5 कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है T1 T6 और T5 कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। B का क्या हो गया, B इसके थ्रू नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो VAB क्या आ जाएगा, VS के बराबर आ जाएगा। VAB इस सीक्वेंस में यहाँ पे VS के बराबर आएगा, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे VCA लाइन वोल्टेजेस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार या डेल्टा कनेक्शन नहीं लिखा, ठीक है। कोई भी कनेक्शन हो VAB लाइन वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले में VAB फर्स्ट इंटरवल में VAB VS के बराबर मिलेगा, VBC कितना मिलेगा, B का नेगेटिव लेग कनेक्टेड है और C का पॉजिटिव लेग है ना, तो VBC नेगेटिव ऑफ VS आ जाएगा। VBC जो है ये नेगेटिव ऑफ VS आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड इंटरवल में जाते हैं। सेकेंड इंटरवल में T1 कनेक्टेड है, T6 कनेक्टेड है और T2 चेंज हो गया। T1 T6 कनेक्टेड है और यहाँ पे T2 कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो T1 T6 कनेक्टेड है, तो VAB तो अभी भी VS होगा। अच्छा, फर्स्ट केस में VCA क्या आएगा, C का पॉजिटिव कनेक्टेड था ना फर्स्ट केस में, इस वाले केस में T5 कनेक्टेड था और T इसका नेगेटिव, तो यहाँ पे VCA भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेकेंड इंटरवल में हमने AB बना लिया, ठीक है। सेकेंड इंटरवल में VBC क्या आएगा, B का नेगेटिव कनेक्टेड है और C का भी नेगेटिव कनेक्टेड है, तो सेकेंड इंटरवल में VBC 0 आ जाएगा। सेकेंड इंटरवल में तुम देखो B का T6 कनेक्टेड है, देखो ये B का नेगेटिव लेग है, यहीं से पता चल जाएगा। देखो B का नेगेटिव लेग और C का, सॉरी सेकेंड इंटरवल में ना, इस इंटरवल की हम बात करेंगे। ये T6 है और ये T2 है, ठीक है। B का नेगेटिव लेग और C का भी नेगेटिव लेग ना, तो यहाँ पे VBC 0 आ जाएगा। हाँ, इस इंटरवल
यहाँ पे ये फर्स्ट इंटरवल में है, तो C का पॉजिटिव कनेक्टेड है और A का भी पॉजिटिव कनेक्टेड है ना, तो ये 0 है, ठीक है। सेकेंड इंटरवल में VBC देखो, B का नेगेटिव है और C का भी नेगेटिव, ठीक है, तो सेकेंड इंटरवल में VBC 0 होगा, ठीक है। सेकेंड इंटरवल में VCA देखो, C का नेगेटिव और A का पॉजिटिव, C का नेगेटिव है, मतलब ये 0 है और ये CA देख रहे हैं ना, तो पहले C देखेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा VCA। AB देखो, A का पॉजिटिव, A का पॉजिटिव है और ये T6 खत्म हो गया ना, यहाँ पे T3 है ना, पहले इंडिकेट ही कर लेते हैं, ये T1 है, ये T3 और ये यहाँ पे T2 है, ओके, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो VAB 0, VAB 0 आ जाएगा। VBC, B का पॉजिटिव, C का नेगेटिव, तो VBC पॉजिटिव आएगा। VCA, C का नेगेटिव है और A का पॉजिटिव, तो VCA अभी भी -VS होगा, ठीक है। फिर इस इंटरवल में यहाँ पे ये T4 हो गया, T3 है और ये T2 है। अब VAB क्या आएगा, नेगेटिव, A का नेगेटिव है और B का पॉजिटिव लेगा, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ तक बनाना हमें, बन जाएगा। और इसके बाद इसके बाद स्विचिंग सीक्वेंस भी आप रिपीट करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज भी रिपीट होगा, ये इसके बाद ऐसे रिपीट होगा, ये जैसा 0 के बाद है वैसा ही 360 के बाद होगा, तो ये ऐसे कंटिन्यू करेगा और ये यहाँ से 0 को कंटिन्यू करेगा। तो कोई भी लाइन वोल्टेज देखो 360 तक के इंटरवल में, ये हमारा कंप्लीट टाइम पीरियड है, इसमें कोई भी आउटपुट वोल्टेज कितनी देर के लिए मिल रहा है, 240 के लिए, और एवरेज वैल्यू सबकी क्या आ जाएगी, जितनी देर के लिए पॉजिटिव उतनी देर के लिए नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू 0 है ना। और AC है तो हम RMS कैलकुलेशन करेंगे, RMS कितना आ जाएगा, VS इंटू 240 डिवाइडेड बाई 360, है ना, तो ये आ जाएगा VS √2/3, ये भी RMS आ जाएगी किसके, लाइन टू लाइन वोल्टेज की, ठीक है। ये इस ABC से हो सकता है कोई लोड कनेक्टेड हो, ठीक है, ये जैसे हम प्योर रेजिस्टिव लोड मान लें, ये B है, ये लोड कनेक्शन डेल्टा कनेक्टेड लोड है ना, तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर आएगा, है ना। अब अगर हम ABC ऐसे ही रहने दें, ये लोड को हम इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ से लिया ना, इसको छोड़ दिया ऐसे, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक फेज से कनेक्ट कर दिया और दूसरा टर्मिनल कॉमन से कनेक्ट कर दिया, इसको न्यूट्रल कहेंगे। ये स्टार कनेक्शन हो गया। यहाँ पे फेज वोल्टेजेस लाइन वोल्टेज के बराबर नहीं होगा ना, लेकिन ये हमने लाइन वोल्टेज बना रखा है। लाइन वोल्टेज चाहे स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, हमारा पॉइंट ABC तो चेंज नहीं हुआ है ना, तो VAB VBC VCA चेंज नहीं होगा, तो लाइन वोल्टेज ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये स्टार कनेक्शन है, तो अब ये वोल्टेज बना सकते हो तुम, VAN VBN और VCN ड्रॉ करना, ठीक है। जैसे फर्स्ट इंटरवल में
फर्स्ट इंटरवल में आपको वी ए बी कितना मिल रहा है, वी एस मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में वी एस का सोर्स कनेक्ट कर दो। ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये लोड है, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। फर्स्ट इंटरवल में वी ए बी वी एस मिल रहा है, तो ए और बी के बीच में वी एस कनेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद वी बी सी नेगेटिव मिल रहा है, तो बी और सी के बीच में नेगेटिव वोल्टेज, और वी सी ए क्या है, वी सी ए 0 है, तो वी सी ए को क्या करेंगे, शॉर्ट कर दे। वी सी ए को शॉर्ट कर देते हैं, और ये न्यूट्रल है। अब आपको यहाँ पे वी ए एन पता लगाना है, वी बी एन पता लगाना है और वी सी एन पता लगाना है। ये वी एस है और ये भी वी एस है, ये वी एस है, ये करंट, कुछ करंट यहाँ जाएगा और यहाँ से करंट यहाँ आएगा, और ये टोटल करंट यहाँ से चला जाएगा। फिर ये करंट, जितना करंट यहाँ से आया था, ये करंट इस तरह से वापस चला जाएगा। इसमें कोई करंट नहीं आएगा, इस पाथ में मूव करके देखो, टोटल वोल्टेज डिफरेंस 0 आ रहा है। तो और ये हम बैलेंस लोड लगा रहे हैं, आर आर और ये आर है। ठीक है, तो इस लूप की सिमेट्री, और ये दोनों सिमेट्रिकल लूप है, अगर यहाँ से आई करंट आ रहा है तो यहाँ पे भी आई करंट आएगा, तो इसमें कितना करंट होगा, 2i। इसमें लूप लगा दो, तो आई आर प्लस 2IR इक्वल टू वी एस इक्वल टू आई आर प्लस 2IR, है ना। तो आई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एस बाई 3, और आई आर क्या है, ये वी ए एन को कहोगे आई आर। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वी सी एन आई आर है, तो वी सी एन इक्वल टू वी ए एन इक्वल टू वी एस बाई 3 आएगा, और वी बी एन कितना आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना, और ये 2i है, तो ये 2vs/3 होगा, और n पॉजिटिव पे है तो vbn आ जाएगा -2vs/3। तो यहाँ से तुम van vbn, फिर सेकेंड इंटरवल में देखो vab सेम रहेगा, वैसी बैटरी लगानी है a और b के बीच में, a पॉजिटिव रखना है b नेगेटिव रखना है, vbc 0 हो गया तो b और c को, इस केस में b और c को शॉर्ट कर देना है, और vca नेगेटिव है तो a पॉजिटिव रहेगा c नेगेटिव रहेगा, तो इस केस में भी कर सकते हो। अगर तुमने दो इंटरवल में बना लिया, 60-60 का इंटरवल है, 2 इंटरवल में बना लिया तो आगे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपने 2 इंटरवल में बना लिया तो आप आगे बना सकते हो। तुम ये देखो, यहाँ से ऑब्जर्व करो, VAB इस तरह से है ना, ये VS है ना। ठीक है, VBC ऐसा शेप कब ले रहा है, 120 डिग्री बाद। VCA ऐसा शेप कब ले रहा है, 120 डिग्री बाद। आप स्विचिंग सीक्वेंस भी देख लीजिए, A का पॉजिटिव इस पॉइंट पे ऑन कर दिया था ना, A के पॉजिटिव लेग को, B का पॉजिटिव लेग कब ऑन किया है, T3 120 डिग्री बाद किया है, C का पॉजिटिव लेग T3 के 120 डिग्री बाद T5 को ऑन किया। स्विचिंग सीक्वेंस क्या हो रहा है, ABC सीक्वेंस में, तो आउटपुट लाइन वोल्टेज भी क्या मिल रहा है, ABC सीक्वेंस में मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको फेज वोल्टेज भी है वो ABC सीक्वेंस में मिलेगा, VAN VBN और VCN के सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है, और जब तुम ड्रॉ कर लोगे तो ये तुम्हारे को बुक से ड्रॉ करके लाना, बुक से क्या खुद से कर लोगे आप। ठीक है, इस केस में यहाँ पे लाइन टू लाइन वोल्टेज की RMS वैल्यू VS रूट अंडर 2/3 आ रही है ना। फेज की RMS वैल्यू आ जाएगी V लाइन टू लाइन RMS बाई √3 आ जाएगी। तो फेज की RMS वैल्यू VS √2 डिवाइडेड बाई 3 से 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, VS √2/3 हो जाएगा।
ठीक है, ये ड्रॉ करके लाना। और इसके अलावा 120 डिग्री कंडक्शन मोड होता है। 120 डिग्री कंडक्शन मोड में क्या करते हैं, इसको 180 डिग्री के लिए कंडक्ट नहीं कराते, 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कराते हैं और इतने देर के लिए ऑफ रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से T4 का कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसको भी 120 डिग्री कंडक्ट कराने के बाद यहाँ पे ऑफ रखते हैं। फिर T3 का कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कराओ और इसको ऑफ रखते हैं। T6 का कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, फिर T5 को भी, है ना, मतलब लास्ट का जो 60 डिग्री का इंटरवल होता है उसको ऑफ कर देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ T5 यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो ये लास्ट का इंटरवल है, इसको ऑफ कर दो। T2 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये लास्ट का इंटरवल, T5 यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका भी हो जाएगा। T6 यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये इंटरवल, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। हर 360 डिग्री में हर लेग में 2 बार ऑफ रहेगा, है ना, एक बार पॉजिटिव लेग वाला, दूसरा नेगेटिव लेग वाला। तो यहाँ पे भी आप लाइन वोल्टेज आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। पहले 180 डिग्री कंडक्शन मोड में हर एक 60 डिग्री के इंटरवल में 3 स्विच ऑन थे। इसमें तुम किसी भी 60 डिग्री के इंटरवल में ऑब्जर्व करो, एक बार में 2 ही स्विच कंडक्ट करेंगे। 120 डिग्री कंडक्शन मोड, इसका तुम्हारे पहले 180 डिग्री कंडक्शन मोड में स्टार के केस में फेज वोल्टेजेस बना के लाना है, और 120 डिग्री कंडक्शन मोड में ये पढ़ के आना है। मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, आरएमएस वैल्यू और ये वैल्यूज याद कर लेना। लाइन वोल्टेज की वैल्यू आरएमएस, लाइन वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और फेज वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 180 डिग्री कंडक्शन मोड में अलग आएगा, 120 डिग्री कंडक्शन मोड में अलग आएगा। तो ये 4 वैल्यूज याद रखनी है, और बस स्विचिंग सीक्वेंस याद रखो, ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा।